नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये इस चैप्टर का लास्ट ये वीडियो होगा, क्योंकि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन था इसमें, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है। तो चलिए याद करते हैं इसको। 240 तक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, लेकिन चलिए इसको हम याद करते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? 6000 मीटर नीचे तक जलोढ़ मिट्टी की गहराई होती है। इसको याद रखेंगे, गंगा की जलोढ़ मृदा की। ठीक है, कितना रहता है? 6000 मीटर नीचे तक। 241 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। दूसरा देखेंगे, देखिएगा दोस्तों, 241 का जो पहला स्टेटमेंट है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पे है, एकदम सही बात है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी पर ही है। चलिए अगला देखेंगे। कहते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी पर है। ये बात भी सही है। रुद्रप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर ही है। तीसरा है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये बात भी सही है। अलकनंदा नदी जो है दोस्तों, वो बद्रीनाथ से ही बहती है। तो तीनों का तीनों सही है। लेकिन केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अब आते हैं 242 नंबर। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी निकल नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर? तो अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो अलकनंदा के तट पर ही बद्रीनाथ का मंदिर है, इसको याद रखेंगे। 244 नंबर है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह चिन्हित कीजिए। तो हो जाएगा गोमती नदी। कहता है कि गंगा गोमती जो है ना, गंगा की तो सहायक नदी है, और यह एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम दोस्तों मैदान में है। ठीक है, गोमती नदी। इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की तरफ बहती है? तो सोन नदी। दोस्तों सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी में से एक है, और इसका बहाव उत्तर दिशा की तरफ होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो सोन नदी उत्तर की दिशा की तरफ बहती है, इसको याद रखेंगे। कहता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी। सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है, लेकिन गोमती, घाघरा और कोसी, गोमती, घाघरा और कोसी बाएं की तरफ मिलती है। ठीक है, गोमती, घाघरा, कोसी बायां की तरफ मिलती है, लेकिन सोन दोस्तों ये दायां की तरफ मिलती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल द्विभाजक का काम करता है? कैमूर। कैमूर श्रेणी जो है दोस्तों, कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल द्विभाजक का काम करता है। तो कैमूर यमुना और सोन के बीच में जल द्विभाजक का काम करता है। 248 है, निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो सोन का। ये इसमें जितना भी नदी लिखा हुआ है, जैसे कि महानंदा, रामगंगा, गंडक और सोन, तो इसमें सोन जो है ना सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है। अच्छा, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो बंगाल डेल्टा का। मोरीबंद डेल्टा जो दोस्तों किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो आपका बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी। जोंक नदी भारतीय गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पुनपुन नदी, अजय नदी और बलांगी नदी, पुनपुन नदी, अजय नदी और बलांगी नदी दोस्तों गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन जोंक नदी नहीं है। आइए 251 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र
ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, कैसे कैसे बहती है, तो पहले तिब्बत से बहते हुए बांग्लादेश फिर भारत में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बांग्लादेश फिर भारत। ठीक है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत ऐसे बहती है। कहता है कि मानस नदी, 252 नंबर है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मतलब ब्रह्मपुत्र, मतलब सहायक नदी एक तरह से बोलिए कि मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। मानस नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, यही आपको याद रखना है। कहता है यहाँ पर कि तीस्ता नदी के बारे में विचार करना है और देखना है कौन सही है। तो इसमें दोस्तों एक ही सही है, 2 नंबर। देखिए गलत ऑप्शन को नहीं बोलेंगे, नहीं तो दिमाग में वही सेट हो जाएगा, इसलिए ऐसा बोलेंगे जो सही है। तो तीस्ता नदी के बारे में कहता है कि कौन सा सही है, तो कहता है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। कहता है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, रंगीत नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? सिक्किम में, और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है, यही एक सही है, बाद बाकी गलत। कहता है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से करी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। को लगता है दोस्तों कि इसका दोनों सही है। कहता है कि पश्चिमी घाट की नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्यों? इसका कारण है कि वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से कठोर चट्टान के ऊपर प्रवाहित होती है, इसीलिए। तो दोनों का दोनों सही है। अच्छा, प्रादुपीय भारत की सबसे प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रादुपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अच्छा, नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये दोनों का दोनों सही है, यही कारण है। देखिए कहता है कि प्रादुपीय भारत की सभी, लगभग सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है ना वो अरब सागर में गिरती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, यही इसका कारण है। ठीक है, चलिए अगला 256 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच है? सतपुरा और विंध्याचल के बीच है। तो नर्मदा नदी सतपुरा और विंध्याचल के बीच है। नर्मदा घाटी सतपुरा और विंध्याचल के बीच है। नर्मदा घाटी सतपुरा और विंध्याचल के बीच में है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। पश्चिमी वाहित नदियों में कौन पर्वत श्रेणियां दो पर्वत श्रेणी के बीच में बहता है? तो वो नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे दोस्तों, ये क्या नंबर है? 258 नंबर क्वेश्चन। 258 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा अपने मुहाने पर दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि बिल्कुल ही भी गलत है। ये तो इधर जाकर गिर जाती है ना अरब सागर में, तो ये हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बात सही है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये बात तो गलत हो गया, लेकिन यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बात आपका सही है। चलिए 259 नंबर क्वेश्चन। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो नर्मदा है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वो नर्मदा है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वो नर्मदा है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वो नर्मदा है। अच्छा, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नर्मदा घाटी दोस्तों उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नर्मदा नदी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। अच्छा, नर्मदा नदी उदाहरण है ग्रीवा खंड का भी। ठीक है, तो भ्रंश नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी उदाहरण है ग्रीवा खंड का भी दोस्तों। 260 और 61 कहता है कि नर्मदा नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। अच्छा, और नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी के साथ साथ ग्रीवा खंड का भी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा और कावेरी। नर्मदा और कावेरी डेल्टा नहीं बनाती है।
नर्मदा और कावेरी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा, कावेरी और ताप्ती दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल। कौन सा एक विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी कहता है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिएगा, कावेरी नदी दोस्तों कौन से राज्य से होकर कह रहा है गुजरता है, ध्यान देंगे। तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से गुजरती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से गुजरती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी एश्वरी नहीं बनाती है? तो महानदी एश्वरी नहीं बनाती है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एश्वरी नहीं बनाती है? तो महानदी दोस्तों एश्वरी नहीं बनाती, इसको ध्यान देंगे। कहता है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एश्वरी बनाती है? तो ताप्ती। एश्वरी बनाती है ताप्ती, ध्यान देंगे, एश्वरी बनाती है ताप्ती, लेकिन गोदावरी, कावेरी, महानदी डेल्टा एश्वरी नहीं बनाती है। गोदावरी, कावेरी, महानदी एश्वरी नहीं बनाती है। गोदावरी, कावेरी, महानदी एश्वरी नहीं बनाती है। गोदावरी, कावेरी, महानदी एश्वरी नहीं बनाती है, लेकिन दोस्तों ताप्ती जो है ना वो एश्वरी बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वो महानदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वो हो जाएगा महानदी। एश्वरी, महानदी तो आपका एश्वरी नहीं बनाती है लेकिन डेल्टा बनाती है, वही बात है। अच्छा, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? गोदावरी बेसिन। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। अच्छा, आगे देखेंगे 270। कहता है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में कौन गोदावरी की सहायक नदी है? दोस्तों गोदावरी की सहायक इंद्रावती और भावहीला है। इंद्रावती और भावहीला ही गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती और भावहीला ही गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती और भावहीला ही दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती और भावहीला ही गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल। किस नदी की घाटी गहरी खड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। किस नदी की घाटी गहरी खड भूमि के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है? तो वो चंबल हो जाएगा। अच्छा, चलिए अगला कहता है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। और कहता है कि उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट से निकलती है नागावली और वंशधारा। पूर्वी घाट से दो नदी निकलती है, पूर्वी घाट से अनेक नदियां निकलती हैं, लेकिन अभी के सामने में नागावली और वंशधारा दोस्तों ये दोनों नदियां पूर्वी घाट से ही निकलती है। तो नागावली और वंशधारा नदी पूर्वी घाट से निकलती है। आगे देखेंगे 273 नंबर क्वेश्चन। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बैलाडीला पहाड़ी। मलगेर नदी का उद्गम स्थल, मलगेर नदी है उस कहाँ से निकलती है? तो बैलाडीला पहाड़ी से। मलगेर नदी निकलती है बैलाडीला पहाड़ी से। मलगेर नदी निकलती है बैलाडीला पहाड़ी से। मलगेर नदी कहाँ से निकलती है? बैलाडीला पहाड़ी से। ठीक है, आगे देखेंगे 274 का दोस्तों, ये आपका 4321। यहाँ देखेंगे मांड जो है ना, मांड नदी निकलती है कहाँ से? तो मांड नदी आपका निकलेगा दोस्तों मैन पाट से। ठीक है, मांड नदी मैन पाट से निकलेगा। मांड नदी मैन पाट से निकलता है। ठीक है, अ, इसको याद रखेंगे। तो आपने क्या देखा कि मांड नदी दोस्तों मैन पाट से निकलता है। चलिए दूसरा है बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलता है? दोस्तों बनास नदी जो है वो आपका निकलेगा देवगिरी पहाड़ी से। बनास नदी देवगिरी पहाड़ी से निकलता है। बनास नदी देवगिरी पहाड़ी से निकलेगा। बनास नदी दोस्तों देवगिरी पहाड़ी से निकलता है, याद है, रखना है इसको। अच्छा, अगला है कि जोंक नदी दोस्तों, जोंक नदी कहाँ से निकलता है? दोस्तों जो जोंक नदी है ना वो आपका निकलेगा सोनबेरा पठार से। जोंक नदी सोनबेरा पठार से। जोंक नदी सोनबेरा पठार से। जोंक नदी सोनबेरा पठार से निकलता है। और साथ ही साथ
आपका आपका जो ये है केलो नदी दोस्तों, ये जो डी नंबर में केलो नदी है, ये आपका निकलेगा दोस्तों, केलो नदी निकलेगा लुंगेड पहाड़ी से, लुंगेड पहाड़ी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए एक बार फिर से, मांड नदी कहाँ से निकलेगा? तो मांड नदी दोस्तों ये आपका मैन पार्ट से निकलेगा। मांड नदी कहाँ से निकलेगा? मैन पार्ट से। मांड नदी निकलेगा मैन पार्ट से। चलिए, दूसरा है कि बनास नदी कहाँ से निकलेगा? दोस्तों जो बनास नदी है वो आपका देवगढ़ पहाड़ी से निकलेगा। जो बनास नदी है देवगढ़ पहाड़ी से निकलेगा। बनास नदी देवगढ़ पहाड़ी से निकलेगा। और जोंक नदी दोस्तों, जोंक नदी कहाँ से निकलता है? तो जोंक नदी सोनबेरा पठार से निकलेगा। जोंक नदी सोनबेरा पठार से निकलेगा। जोंक नदी सोनबेरा पठार से निकलेगा। और एक लास्ट बच गया है यहाँ पे, केलो नदी दोस्तों। केलो नदी जो निकलता है वो केलो नदी निकलेगा आपका यहाँ से लुडेंग पहाड़ी से। ठीक है, केलो नदी लुडेंग पहाड़ी से निकलेगा, इसको याद रखिए। चलिए 275 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, मांद और महानदी, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांद और महानदी दो गो नदी है, दोनों के संगम पर दोस्तों चंद्र हासिनी देवी का धार्मिक स्थल है। तो मांद और महानदी के संगम पर चंद्र हासिनी देवी का धार्मिक स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है कि एसपी एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाजक में जाना जाता है? तो उत्तरी दक्कन पठार में। उटपटा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा। एचपी चटर्जी के भारत के एचपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा उत्तरी दक्कन पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रमुख नदी से तुलना करें। हिमालय नदी की प्रमुख नदी से तुलना कर रहा है कि हिमालय नदी क्या है और प्रमुख नदी क्या है, दोनों में अंतर क्या है बेसिकली। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ 12 मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करता है। एकदम सही बात। जो हिमालय नदियाँ हैं वो 12 मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर ही निर्भर करता है। दूसरा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में खड़ा होता है। ये बात भी सही, हिमालय ऊंचा ऊंचा होता है, प्रायद्वीपीय समतल भागों में बहने वाली नदी है, तो हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में खड़ा होता है, ये बात सही है। ठीक है, और तीसरा कहता है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने अधिक क्षरण के लिए कारण बनती है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए 278 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदी में से नदियां, इनमें से किसी एक नदी से मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? तो वो सतलज हो जाएगा। ये कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, सिंधु नदी के बारे में बोल रहा है। निम्नलिखित चार नदी में से नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मतलब चार गो ऑप्शनवा के बारे में बोल दिया है कि चार गो गज्जा। सीधा समझिए, सिंधु नदी प्रणाली के सिंधु नदी में सीधे आकर मिलने वाली नदियां सतलज है। ठीक है, सिंधु नदी में आकर मिलने वाली सतलज है, और सतलज सिंधु की सहायक है, इतना ही याद रखिए, घुमा के पूछता है। दूसरा राशि, भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल में। भारत में चंद्रा और भागा नदियां हैं दोस्तों, ये लाहौल में बहता है। भारत में जो चंद्रा और भागा नदियां हैं ना, वो लाहौल में बहता है। अच्छा, दूध गंगा नदी किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में है। दूध गंगा नदी किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में बहती है। अगला है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है नर्मदा। अंतःस्थलीय स्थलीय उपवहन नदी का उदाहरण है नर्मदा।
चलिए 282 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। अच्छा, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। त्रिवेणी नहर में से किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से। त्रिवेणी नहर जो है ना, उसमें गंडक के द्वारा पानी उसमें जाता है, ठीक है। किशन गंगा सहायक है झेलम का। किशन गंगा सहायक है झेलम का। किशन गंगा किसका सहायक है? झेलम नदी का सहायक। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो वो माही नदी है। माही नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपने क्या देखा? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर दोस्तों कानपुर हो जाएगा। अच्छा, लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दायां, राइट साइड में। तो लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दायां तट पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? माने कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील। पेरियार झील लैगून नहीं है। लेकिन पेरियार झील तो लैगून नहीं है, लेकिन अष्टमुडी झील लैगून है, चिल्का झील लैगून है, पुलिकट झील लैगून है। तो अष्टमुडी झील लैगून है, अष्टमुडी झील लैगून है, चिल्का झील लैगून है, चिल्का झील लैगून है, पुलिकट झील भी लैगून है। लेकिन दोस्तों पेरियार झील लैगून नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडाइकनाल, जो कि तमिलनाडु में है। कोडाइकनाल झील, ठीक है, कृत्रिम झील है। कोडाइकनाल झील दोस्तों कृत्रिम झील है जो कि तमिलनाडु में है। कोडाइकनाल झील दोस्तों कृत्रिम झील है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। 292 कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? तो बुलर झील है। भारत के सबसे मीठे पानी की झील दोस्तों बुलर झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किस नदी को बिहार में शोक के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं, कोसी को जाना जाता है। चलिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर को। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। खारी एवं धुंध किसकी सहायक है? बनास की। खारी एवं धुंध नदी किसकी सहायक है? बनास की। खारी और धुंध नदी किसकी सहायक है? बनास की दोस्तों सहायक नदी है खारी और धुंध, इसको याद रखेंगे। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? महानंदा। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा है। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी दोस्तों महानंदा है। निम्नलिखित में कौन सा नदी गंगा के साथ दाएं तट पर मिलती है? यमुना, टोंस, कर्मनासा, सारे के सारे दाएं तट पर ही मिलती है। लेकिन बायां तट पर कौन मिलता है? लेफ्ट साइड में। कहता है कि गंगा के तट पर बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी के साथ दाएं तट पर मिलता है यमुना, टोंस, कर्मनासा। यमुना, टोंस, कर्मनासा दाएं तट पर मिलती है, राइट तट पर मिलती है, दाहिना साइड में। यमुना, टोंस और कर्मनासा दाएं तट पर मिलती है। अगला कहता है, किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया है? यमुना को। किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया है? यमुना नदी को। यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला 2008 में, ठीक है। 300 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है किस नाम से जाना जाता है? वितरिका। कहता है कि मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी, जो मुख्य नदी है ना, उससे निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियां होती है जो उसमें नहीं मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको वितरिका कहते हैं, वितरिका। सतलज नदी भारतीय क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? 1050।
सतलज नदी भारतीय क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? 1050। सतलज नदी भारतीय क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? 1050। ठीक है। अगला देखेंगे कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों लूनी नदी की लंबाई कह रहा है 320 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है भारत में। कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो बरमेजो नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटता है? वह हो जाएगा बरमेजो नदी। वो बरमेजो नदी है, मकर रेखा को 3 बार काटती है। 304 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। देखिएगा, भागीरथी कह रहा है नदी बेसिन। भागीरथी नदी पर हो जाएगा, कहाँ है, इसके नदी पर है, तो आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। ठीक है, भागीरथी उत्तरकाशी, भागीरथी पर है उत्तरकाशी। अच्छा, अलकनंदा पौरी। अलकनंदा, अलकनंदा बसा हुआ है पौरी के समीप। ठीक है, अलकनंदा नदी पर पौरी बसा हुआ है। नयार, ये हो जाएगा आपका, उल्टा पलटी दे दिया है ना, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लेंस डाउन, ये आपका लेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, और आपका हम बता दें कि जो गंगा है दोस्तों, गंगा, वो उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 305 नंबर, कौन सा झील, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी झील पश्चिमी तट पर है? अष्टमुडी। 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 अगला है, निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? तो गंगा। हिमालय के उस पार से, उत्तरी छोर से नहीं निकलती तो गंगा है। वहीं देखा जाए कि हिमालय की नदियों में, देखिए गंगा यहाँ है ना, गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सारे के सारे हिमालय की नदियाँ ही हैं। लेकिन गंगा उस पार से नहीं निकलती है, उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। लेकिन सिंधु उत्तरी छोर से निकलता है, सतलज उत्तरी छोर से निकलता है, और ब्रह्मपुत्र भी उत्तरी छोर से निकलता है, लेकिन गंगा नहीं निकलती है। तो क्या देखिए आपकी, सिंधु उत्तरी छोर से निकलती है, हिमालय के उत्तरी छोर से, सतलज हिमालय के उत्तरी छोर से, ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी छोर से, लेकिन गंगा नहीं निकलती है, इसी पार से निकलती है, दक्षिणीय पार से निकलती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कह रहा है? तो कहता है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए है। कहता है हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होते हैं तथा शीतकाल में वे सूख जाते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। प्रदूषित पठार की नदियाँ परिपक्वता तक पहुंच गई है। प्रदूषित पठार की नदियाँ परिपक्वता तक पहुंच गई है, ये बात सही है। अच्छा, हिमालय नदियाँ अपर्दन के समान चक्र की तीनों अवस्था को नियंत्रित करती है, ये बात भी सही है। हिमालय नदियाँ अपर्दन के समान चक्र की तनों आवश्यकताओं को चित्रित करती है, ये बात सही है। ठीक है, चलिए 308 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब सागर की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करता है? तो दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री, ये तीनों का तीनों है। कौन सी संरचना, कहता है कि कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को, समझिएगा, कहता है कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करता है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब सागर के अपवाह तंत्र से अलग करता है दोस्तों, दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री, ये तीनों के तीनों अलग करता है। ठीक है, 309 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या विचार करना है? तो देखिए, इसमें केवल एक को सही है, देख लेते हैं। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। पीरम द्वीप के समीप, क्वेश्चन क्या कहा था सो देखिए, कहता है कि गंगा नदी तंत्र के संबंध में कौन कथन पर विचार कीजिए और सही चुनना है। ठीक है, गंगा तंत्र के बारे में। तो यहाँ जो है
देखिए यही गड़बड़ हो गया, असत्य कथन मैंने गलत कथन को चुनना था यही। तो ये जो है ना कहता है कि पीरम के समीप ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सही देख लेते हैं क्या क्या है। कहता है कि गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है, एकदम सही है। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर बहती है, सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये बात भी सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये एकदम सही है। लेकिन दोस्तों तीसरा जो बात बोला कि परम द्वीप के समीप यह नदी माने गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, एकदम गलत है, ठीक है, इसको याद मत रखिए। 310 नंबर है, कहता है कि विचार करना है और कौन सा सही है वही बताना है। तो महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, एकदम सही है। महानंदा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, यही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सही है। तो कहता है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियां से निकलती है। यमुना की जितनी अधिकतर जो सहायक नदी है ना वो विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, ये बात सही है। दूसरा है कि चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी सही है। लेकिन बनास नदी एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रादुपीय नदी की विशेषता, प्रादुपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए और कौन सा सत्य है वही कह रहा है। तो कहता है कि प्रादुपीय नदी अपना मार्ग बदलती है, ये बिल्कुल गलत है, मार्ग वार्ग नहीं बदलती है। कहता है कि प्रादुपीय नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल सही है। प्रादुपीय नदियां जो है वो विसर्पों का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। प्रादुपीय नदियां दोस्तों विसर्पों का निर्माण नहीं करती है, ये एकदम सही है। प्रादुपीय नदियां प्रादुपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये बात सही है। जो प्रादुपीय नदियां हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है, ये बात सही है। प्रादुपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षा आकार में अपेक्षा छोटी होती है। प्रादुपीय नदियां अपवाह द्रोणियों के आकार में छोटी होती है, ये बात सही है, ये बात सही है। 313 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रादुपीय भारत की नदियां की लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो चार दिया है ना, नर्मदा कृष्णा गोदावरी कावेरी, इसमें सबसे बड़ा लंबाई हो जाएगा सबसे ज़्यादा गोदावरी का, उसके बाद कृष्णा का, पहले गोदावरी का, उसके बाद कृष्णा का, तब नर्मदा का, तब जाकर कावेरी का। सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी 1 नंबर में, ठीक है, कृष्णा 2 नंबर में, अच्छा, उसके बाद दोस्तों नर्मदा 3 नंबर में हो जाएगा और कावेरी 4 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको अच्छे से कि इसमें सबसे बड़ा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, ये चारों का चारों याद रखेंगे। 314 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सत्य नहीं है, माने कौन सा गलत गलत को चुनना है। इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि गलत को ही चुनना है, तो ध्यान देंगे गलत को चुनना है। तो कहता है कि प्रादुपीय अपवाह तंत्र हिमालय तंत्र से पुराना है, हाँ ये बात सही है। जो प्रादुपीय अपवाह तंत्र है वह हिमालय से पुराना है, ये बात सही है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां मानस है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां मानस है, नहीं ये गलत है, मानस नहीं है। अच्छा, तो अब कहता है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, सबसे पहले देखिए कहता है कि प्रादुपीय अपवाह तंत्र हिमालय तंत्र से पुराना है, सही है। प्रादुपीय अपवाह तंत्र हिमालय तंत्र से पुराना है, सही है। अच्छा,
ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के दायां तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है, ये सही है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरन, बरना, दूधी आदि है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंग डेयर जलप्रपात है? मेघालय में। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंग डेयर जलप्रपात है? मेघालय में। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंग डेयर जलप्रपात है? रोंग बैंग बैंग रोंग रोंग बैंग डेयर जलप्रपात, रोंग बैंग डेयर जलप्रपात मेघालय में है। रोंग बैंग डेयर जलप्रपात दोस्तों मेघालय में है। चलिए अगला देखते हैं 316 नंबर। 316 नंबर क्या कहता है? कथन पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। कथन पर विचार करना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है वही देखना है। तो इसमें केवल 3 सही है। ढेबर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है। ढेबर झील उदयपुर में है, मीठे जल की झील। ढेबर झील कहाँ है? उदयपुर में है, और मीठा जल की झील है जिसमें गोमती नदी एवं सहायक नदी द्वारा जलापूर्ति होती है। ढेबर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है जिसमें गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा जलापूर्ति होती है, यही सही है। चलिए 317, 317 को देखेंगे क्या कहता है कि भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और कौन सा कथन सही है यही चुनना है। तो हिमालयी नदियाँ सदाबहार है जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदाबहार नहीं है। हिमालय की नदियाँ सदाबहार है लेकिन दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदाबहार नहीं है, बिल्कुल सही है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ये बात भी सही है। ये दोनों सही है, गलत को तो परवाह नहीं करेंगे। चलिए अगला, चलिए 318 और लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर समाप्त हो रहा है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्मित होती है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्मित होती है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? काली नदी से। देखिए शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्मित होती है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होता है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा काली नदी से जानी जाती है। मैदान में उतरने से पहले शारदा जो है दोस्तों वो काली नदी के नाम से विख्यात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप याद कीजिए, इसको 3-4 बार देखेंगे चीज़ें पूरा याद हो जाएगा। और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है। तो चलिए, रोशन आनंद का कहना है। चलिए पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।